अकाउंटिंग में आपको हम इसमें अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग के रूल्स, प्रिंसिपल्स और उसके बाद अकाउंटिंग की कितनी टाइप्स होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, टैक्स अकाउंटिंग क्या है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इम्प्लीमेंटेशन क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नॉर्मली और डेट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया जाता है कि आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। डेट इन्वेस्टमेंट होती है कि आपने किसी बैंक से लोन लिया है या किसी से लोन लिया है। नॉर्मली डेट इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज करती हैं बैंक से फिनेंसिंग करती हैं, लोन लेती हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फिनेंसिंग होती है। उसमें ये होता है डेट इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट के जो उस पे आपको लोन पे इंटरेस्ट चार्ज होता है उस पे टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है कि उसमें से हमेशा टैक्स जो है जो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो माइनस किया जाता है। अब जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो पैसा जो आपके पास पड़ा है, आपके बैंक में है या आपने कोई एसेट सेल किया है, सेल करके आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया, ये आपकी जो है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस में इक्विटी इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या होनी चाहिए, डेट इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या होनी चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है कि जो उनके एक कंपनी है, बालपन मैन्युफैक्चरिंग है, क्या जो बालपन बना रही है उस पर कितनी कॉस्ट आ रही है, वो हम बताएंगे। उसके रॉ मटेरियल की रेशो कितनी है, रॉ मटेरियल जो है उसकी एक रेसिपी बनती है, उसमें रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट होती है, उसमें ओवरहेड्स की क्या कॉस्ट होती है। ये हम आपको अकाउंटिंग के जो टाइप्स और उनका डिफरेंस बताएंगे। अच्छा, इसके बाद नॉर्मली होता है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो मोस्टली लोग जो बैचलर या एमबीए के बाद जॉब कर रहे होते हैं उनको जो है उनकी ग्रिप फिनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन पे इतनी ज़्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू वो लोग जो एसोसिएट डिग्री होल्डर्स होते हैं। कि जो सीए या एसीसी या नॉन एसीएम में क्या होता है नॉर्मली, जो सीए वाले जो ड्यूरिंग आर्टिकल्स उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है 3 to 4 years की, जिसमें उनकी ग्रिप होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ट्रायल बैलेंस को कैसे रिकनसाइल किया जाता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती है, उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, सारी चीज़ें हम आपको इस कोर्स में करवाएंगे इसमें आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, अब मैं आपको कुछ कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करवाऊंगा। उसमें आप देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है उनकी रेशो एनालिसिस कैसे करता है और उसमें आप अपनी इनकम स्टेटमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस शीट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन दे दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप कह सकते हैं कि ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं कि जिनको फॉलो करके आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। आप अगर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की डेप्रिसिएशन है वो भी पर्टिकुलर आईएस है जो हमने इसमें इस कोर्स में इंक्लूड किया है 16। इसमें डेप्रिसिएशन कैसे की कैलकुलेट जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग के हर सेक्टर, हर फील्ड स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है जिसको फॉलो करके, जिसके प्रिंसिपल्स को रूल्स को फॉलो करके आप अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स या उसके उसको प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये क्या होती है। कुछ आईएस को चेंज करके आईएफआरएस में कन्वर्ट कर दिया गया, लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट होते थे। कुछ साल पहले जो है इसमें एडिशन आया है जिसमें आईएफआरएस इंट्रोड्यूस करवाया गया कि अब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं उनको खत्म करके आईआरएफएस को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होती है कि आपकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस, आपकी इनकम स्टेटमेंट और आपकी फिनेंशियल पोजीशन, उसकी प्रेजेंटेशन होती है कि आपके जो यूजर्स हैं जैसे शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको, किसी को कोई इशू तो नहीं है, आवाज़ सबको ठीक आ रही है। जी, अगर को हो तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं। अच्छा, उसमें आपके जो यूजर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, हमेशा ये लोग उस कंपनी के साथ बिजनेस करना प्रेफर करेंगे जो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी होगी। लॉस मेकिंग एंटिटी के साथ ना तो कोई इन्वेस्टर बिजनेस करना चाहेगा, ना ही जो स्टेक होल्डर है उसके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। अच्छा, अब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स कितने होते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, कंप्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे बनाई जाती है।
प्रॉफिट कैसे जो ट्रायल बैलेंस से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, ये हम आपको इस कोर्स में कवर करवाएंगे। तो उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जो है आपके प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करने के बाद, जिसमें रिसीवेबल और पेबल में जितनी मूवमेंट होती है उसके एडजस्टमेंट करने के बाद हम इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है, इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या कौन सी होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, ये हम आपको इस कोर्स में कवर करवाएंगे। दूसरा डायरेक्ट मेथड होता है, वो कैसे बनाती है रिसीवेबल और पेबल की बैलेंस के बेस में, टोटल रिसीट्स कितनी हुई है, पेमेंट्स कितनी हुई है और एक्सपेंसेस कितनी है। उसके बाद अगला है चेंजेस इन इक्विटी, कि आपके इक्विटी में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, ये हम इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस क्या ड्यूरिंग द ईयर, इक्विटी में कितनी चेंज आई है, इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये हम आपको इस कोर्स में कवर करवाएंगे। कोई भी अकाउंटेंट उस वक्त तक सक्सेसफुल अकाउंटेंट नहीं बन सकता जब तक उसकी कंप्लीट ग्रिप नहीं होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। एक जो कॉम्पिटेंट अकाउंटेंट है, एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट है, वो हमेशा जो है वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक अच्छी ग्रिप होती है, उसको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है। क्योंकि कोई भी मैनेजर जब एक्सटर्नल ऑडिट होता है तो ये कंपनी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फेयर और प्रेजेंटेशन, उसकी प्रेजेंटेशन के साथ जो एक्सटर्नल ऑडिटर को प्रेजेंट करना होता है, जिसमें कोई जो है एरर फ्री हो, कोई मिस्टेक ना हो। तो ये एक अच्छे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप एक्यूरेटली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे, अच्छा ये एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, ये मैं आपको रिव्यू करवाने जा रहा हूँ। इसमें कंपनी के एसेट्स कितने हैं, सबसे पहले कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है, इसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट कंपनी की कितनी है, कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है, कंपनी की करंट लायबिलिटीज कितनी है, इसमें इसकी रेशो कितनी होनी चाहिए, ये चीजें हम आपको इन डिटेल इस कोर्स में कवर करवाएंगे। उसके बाद इसके नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, एसेट्स की रेशो क्या है, करंट एसेट्स की रेशो क्या है, नॉन करंट एसेट्स की रेशो क्या है। जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसमें ट्रायल से हम आपको ट्रायल देंगे प्रैक्टिकली, उससे अकाउंट्स में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें इनकम स्टेटमेंट आपने कैसे बनानी है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनाना है। फिर हम आपको इंडस्ट्री प्रैक्टिस, एक कंपनी का ट्रायल दे के उससे आपको बताएंगे कि आपने ट्रायल से जो है इनकम स्टेटमेंट्स को कैसे बनाना है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें जो है सरप्लस और डेफिसिट कितना होता है, मतलब कि आपका प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में क्या चेंजेस आई हैं, ये सारा हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव में, रिवैल्यूएशन क्या हुई है, गेन और लॉस क्या हुआ है, एसेट्स अगर आपने सेल किया है, तो ये सारी आपको इसके मेजरमेंट कितने मेथड्स होते हैं, ये सारी आपको हम इसमें करवाएंगे। जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम आपको कवर करवाएंगे इन डिटेल कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। इससे अगला टॉपिक है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट IAS 16 है। इसमें आपके जो एसेट्स होते हैं, कि जब कोई एसेट आप परचेज करते हैं तो उसकी उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, उसकी यूजफुल लाइफ के बेस पे उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है, कि अगर आपने एसेट 10 ईयर्स यूज करना है, हर साल उसकी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी कैरिंग वैल्यू हर साल चेंज होती जाती है। तो अगर आप 10 साल के बाद उसको रिवैल्यू करते हैं, तो रिवैल्यूएशन के बाद नेट वर्थ कितनी रह जाती है, कि रिवैल्यूएशन के बाद उसकी जो 10 साल के बाद कैरिंग वैल्यू थी वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। फिर उसमें आप देखा जाता है कि रिवैल्यूएशन गेन है या लॉस है। उसके बाद उसमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी है, ये सारी चीजें हम आपको इस कोर्स में कवर करवाएंगे। इसमें नॉर्मली ये जो IAS है, इसमें अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉपर अप्लाई नहीं कर पा रहे होते। इसमें जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, डेप्रिसिएशन क्या है, रेजिडुअल वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन जो है अक्सर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। अब में से कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा तो उनको आइडिया होगा। जी, अच्छा इसमें डेप्रिसिएशन के आपको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देंगे,
फिर उसका इसके लेजर्स कैसे बनते हैं, एसेट्स का लेजर कैसे बनता है, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस कोर्स में कवर करवाएंगे। और इसके अलावा ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने उनका कैसे रिप्लाई करना है, एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी ज़रूरी हैं, किन चीज़ों पे आपकी ग्रिप ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस कोर्स में कवर करवाएंगे। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहे तो पूछ सकता है। जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।